महिला का संघर्ष ज्यादा है या पुरुषों का संघर्ष ज्यादा है, यह समझ में नहीं आ रहा है। अगर दलित आंदोलन इस देश में न होते तो मंडल आयोग नहीं आता, ओबीसी को न्याय देने की परिभाषा नहीं चलती। यह खतरा पहली बार भारत की समग्र व्यवस्था ने पहचाना और इसकी काट निकालने की योजना की गई। महात्मा ज्योतिबा फुले ने राजनीति की, नैतिकता से नहीं डिगे। छत्रपति शाहू महाराज ने नैतिकता से नहीं हटे, वो राजनीति के हमारे नैतिकता के आदर्श है। अरे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर कानून मंत्री, नहीं कर सकते इंसाफ, तुम न्यायालय औरतों के साथ में लात मार दी। भाजपा सरकार फिर 2024 में आएगी तो वो इस तरह से प्लानिंग जो पहले सफल कर चुकी है और आने वाले 5 से 10 सालों में जो सफल करेगी, उससे भारत का मध्यम वर्ग और कष्टकरी समाज 500 साल तक केवल मेहनत करके जीवित रहने के स्तर पर ही रहेगा और उसको असुरक्षा का भाव इतना बढ़ा दिया जाएगा कि वो अपना बचाव और अपने पेट का बचाव, इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं करेगा। सूखे होठों ने बरसात की दुआ की थी, पर्वतों पे बरस आए तेरे बादल। जमीन पे ताकते रहे भूखे बच्चे, जमीन पे ताकते रहे भूखे बच्चे, अनाज गोदामों में भर गए तेरे बादल। मुफलिसों ने तो हिफाजत की गुहार की थी। या कवितेचा संबंध मोदी आणि शहाशी चुकूनही लावू नये। मुफलिसों ने तो हिफाजत की गुहार की थी, बस्तियां ही बहा गया तेरा बादल। तेरे बादलों की बरकत इतनी, तेरे बादलों की बरकत इतनी, हमारा सूरज ही निकल गया तेरा बादल। साथियों, नहीं, तालियां बजाने में कोई चुनाव नहीं लड़ना है आपको, और अभी तो छोड़ दीजिए चुनाव लड़ने की बात, अभी तो छोड़ दीजिए। चेहरे ही पहचान में नहीं आ रहे। शाम को राम था, सुबह हनुमान बन गया, और जब मेरे घर आया तो अली बन गया था, और जब मेश्राम जी से मैं मिलने गया तो वहां पर वो त्रिशरण ले रहा था, और मैं कहीं ढूंढने निकला तो पगड़ी लगाकर सरदार भी बना बैठा था। मैं पहचान नहीं पा रहा हूं ये कौन से बिल से निकला हुआ कौन सा सांप है। सांप की प्रजातियां जितनी पाई जाती हैं वे कम पड़ रही है पॉलिटिशियन के प्रजातियों से आगे। ऐसी कठिन स्थिति में हम पहुंच गए हैं कि यहां महिला का संघर्ष ज्यादा है या पुरुषों का संघर्ष ज्यादा है, यह समझ में नहीं आ रहा है। नीलम गोरे इधर से उधर चली जाती है, अंधारे जी कल तक जिनको गालियां बकती हैं उनके एहतराम के कसीदे पढ़ने लगती हैं। समझ में नहीं आ रहा है कौन से पालडे में कौन सा वजन बैठा है और हम कहां लटक रहे हैं। इतनी खराब स्थिति इस देश की होगी ये हमने कभी सोचा ही नहीं था। धर्मनिरपेक्षता का आवाज लगाने वाले, जिनकी बातों पर विश्वास रखकर हमने चुन कर दिया था, वे नरसंहार करने वाले लोगों के साथ में भारत माता की जय करते हुए देखे जा रहे हैं। कभी हमने सोचा ही नहीं था कि भारत की इतनी खराब हालत 2023 के आते आते हो जाएगी। 1942 महिला क्रांतिकारी परिषद ने ऐसे नाजुक स्थिति में इस परिसंवाद को हाथ लगाकर मैं समझ रहा हूं कि बहुत बेहतरीन पहल की है। जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं उसे बड़े गंभीरता से समझ लेना। महात्मा ज्योतिबा फुले ने बहुजन स्त्रियों के लिए शिक्षा के द्वार खोले, क्योंकि वे जानते थे श्रमकारी समाज की महिला अपने पुरुष के साथ में कांधे से कांधा लगाकर चलती है। ध्यान देना, श्रमकारी समाज की महिला, चाहे कृषि क्षेत्र में हो, चाहे लघु क्षेत्र में हो, चाहे हस्तकला में हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के कुक्कुट पालन से लेकर मच्छी पालन से लेकर कपड़ा बिनने से लेकर, इस समाज की महिला पुरुष के साथ में कांधे से कांधा लगाकर चलती है। संविधान नहीं था तब भी, संविधान होने के बाद तो और मजबूती से चलती है।
इसलिए यहां की व्यवस्था जानती है कि व्यवस्था परिवर्तन में सबसे बड़ा रोल यह महिला निभा सकती है, क्योंकि एक सावित्री खड़ी हो जाती है, उसके साथ में फातिमा शेख खड़ी हो जाती है, तो महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खुल जाते हैं। तो परिवर्तन का सबसे बड़ा अलमबरदार कोई होगा तो वह बहुजन समाज की स्त्री है। ये हमारे महापुरुषों ने जितने जल्दी पहचाना, उससे भी फास्ट ब्राह्मणी व्यवस्था ने पहचाना। और ब्राह्मणी व्यवस्था ने समझ लिया कि यह बहुजन समाज की स्त्री पढ़ लिखकर सावित्री बन जाएंगी तो व्यवस्था परिवर्तन करके रहेगी। इसलिए उन्होंने अपने औरतों को बहुत तेजी से पढ़ाया। औरत जितनी व्यवस्था परिवर्तन कर सकती है, उतनी ही व्यवस्था को टिकाकर भी रख सकती है। तो ब्राह्मणी व्यवस्था ने जिन औरतों को पढ़ाया, आईएएस बनाया, हाई कोर्ट में जज बनाया, वे लोग मनुस्मृति की व्यवस्था टिकाए रखने के लिए काम करते हैं। और जो महिला फुले शाहू आंबेडकरी आंदोलन से पढ़ लिख कर बड़ी हुई, वे कोशिश करते हैं कि व्यवस्था में परिवर्तन हो जाए। इसलिए सरोजताई से लेके आप सब व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हो, और मनुस्मृति के लाइनअप में बनी हुई हाई कोर्ट की जज मैडम सिंह कहती है कि मनुस्मृति इस देश का सबसे बढ़िया कानून है, जबकि वो खुद संविधान की कसम खाकर जज बनी हुई है। हिंदू कानून करके जो कोडिफाइड है, वो कोडिफाइड कानून मनुस्मृति पर आधारित मुगलों ने जस्टिफाई किया हुआ कानून है। ये सब चलता रहा, कहां तक चला? ब्रिटिशों के आने तक। मुंसिफ का कोर्ट था। आज भी आपके पुराने इलाकों में चली जाइए तो वहां पे मुंसिफ कोर्ट, आपके अदालत में, अदालत ये शब्द ही मुगलों का दिया हुआ है। गवाही फारसी शब्द है, सबूत फारसी शब्द है। आज भी बेलीफ, या उसको जो बोलते हैं हमने भेजा, क्या उसका हिंदी में, वो भी उर्दू का शब्द है। हा? बयान मराठी नहीं है, उर्दू शब्द है। लहंगा भी उर्दू है, जैसा कमीज है ना। धोती मराठी है, पर लुंगी उर्दू है। झगड़ा ही था। प्रॉब्लम को समझिए तो जो लॉ ऑफ जस्टिस बना ब्रिटिशों के आने तक, वो मुंसिफ कोर्ट में चलता था। काजी मुसलमानों का था और पंडित हिंदुओं का था। तो आपके साथ में इनजस्टिस इस्लामिक लॉ ने किया या हिंदू लॉ ने किया? आपका झगड़ा इस्लामिक लॉ से है या हिंदू लॉ से? मोटा मोटा समझ लीजिए, मोटा मोटा। मोटा भाई जो बता रहा है वो नहीं समझने का। ब्रिटिश आए, महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपना आंदोलन शुरू किया, और महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा कि जब तक ब्रिटिश है तब तक जितना कुछ कर सकते हो कर लो, क्योंकि ब्रिटिशों के पास में एक नई न्याय व्यवस्था थी, ब्रिटिशों के पास में अपना एक सिस्टम था, ब्रिटिशों के पास में अपना लॉ ऑफ कंडक्ट था, ब्रिटिशों के पास में अपनी लैंग्वेज थी। और जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिशों ने 1717 तक इस सिस्टम को हाथ नहीं लगाया है। ब्रिटिश दिल्ली में काबिज हो जाने के बाद में, पंजाब में काबिज हो जाने के बाद में, उत्तर प्रदेश में काबिज हो जाने के बाद में 1717 तक न्यायालय की, कार्यालय की, राजकारण की भाषा फारसी और उर्दू है। लेकिन ब्रिटिशों को समझ में आया यहां गड़बड़ है, यह सिस्टम खत्म किए बगैर हम सर्वसाधारण लोगों को अपनी सत्ता से जोड़ नहीं पाएंगे। हमें जिस अर्थव्यवस्था के लिए जो बल चाहिए, हमारी अपनी अर्थव्यवस्था के लिए जो कच्चा माल चाहिए, हमारी भांडवलवादी अर्थव्यवस्था के लिए जो जमीन चाहिए, जो फैसिलिटीज चाहिए, ये पंडित और काजी मिलने नहीं देंगे। हमें नया सिस्टम लाना पड़ेगा, नया सिविल सिस्टम लाना पड़ेगा, नया क्रिमिनल सिस्टम लाना पड़ेगा, नया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लाना पड़ेगा, क्योंकि मुगलों से लेकर
मराठाओं से लेकर जो भी सिस्टम था वो सरंजाम शाही का सिस्टम था, और सरंजाम शाही में वितरण की प्रणाली सरंजामी लोगों के हाथ में थी। ब्रिटिशों के तरफ ट्रांसफर कैसे हो, तो ब्रिटिशों ने 1781 के बाद में हमारे सोशल और हमारे क्रिमिनल लॉस को हाथ लगाने की कोशिश की। धीरे धीरे वो बना, और पहली बार ब्रिटिशों ने भारत में आईपीसी का कानून बनाया। कब जी? बराबर 1860 में आईपीसी बनाई। क्या हुआ इससे? इंडियन पिनल कोड, शरीयत कानून भी माइनस हो गया, क्रिमिनल का, मनुस्मृति का कानून भी माइनस हो गया, और पूरे भारत में एक ही क्रिमिनल लॉ बना। यह है समान नागरिक कायदे का पहला कदम जो क्रिमिनल सेक्टर में ब्रिटिशों ने उठाया। यहां पर चोरी करने वाला कौन से वंश का है, चोरी करने वाला कौन से जाति का है, चोरी करने वाला कौन से वर्ण का है, कोई लेना देना नहीं। हर किसी के लिए चोरी अगर करता हूंगा तो आर्टिकल 395 के तहत उसे एक सजा कर दी गई। आर्टिकल 302 अगर मर्डर करता है तो आजन्म कैद, ताउम्र कैद या फांसी की सजा मुकम्मल कर दी गई। ये कानून के पहले अगर मर्डर करता है तो शरीयत लॉ के हिसाब से उसकी गर्दन उड़ा दी जाती थी, या हिंदू कानून के हिसाब से किसका मर्डर किसने किया है उस पर सजा थी। किसका मर्डर किसने किया है। लेकिन उसी समय में इस्लामिक लॉ प्रोग्रेसिव है। वो ये नहीं सोच रहा है कि किसका मर्डर किसने किया, वो सोच रहा है कि जिसने मर्डर किया वो मर्डरर है, उसका सर कलम कर दो। जब आईपीसी बना तो सारे कानून माइनस हो गए। अब सवाल था कि सिविल कानूनों का क्या करोगे, अब इस देश की विविधता का क्या करोगे, अब इस देश की परंपराओं का क्या करोगे, अब इस देश में धर्म के आधार से चलने वाले एक पूरी कम्युनिटी का क्या करोगे। तब पहली बार ब्रिटिशों के सिविल कानून पर चर्चा करने के लिए ऑल इंडिया लेवल पर कमेटी बनी, और उसने सिविल कानूनों में पर्सनल कानूनों की मान्यता दी, जिसके तहत 1935 में शरीयत का इस्लामिक कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ करके ब्रिटिशों ने प्रोटेक्ट किया। 1936 में पारसी कानून को प्रोटेक्ट किया, 1937 में ईसाई कानून को प्रोटेक्ट किया, हिंदू कानून को प्रोटेक्ट नहीं किया। कुठं आपल्याला समान नागरिक कायद्याची मागणी करायची आहे, ह्याची पहिली मांडणी आर्टिकल 25 मध्ये असलेल्या पोडगीच्या कायद्यानं करून दिली। पोडगी कुणाला? भारतीय महिलेला, हिंदू महिलेला नाही, मुस्लिम महिलेला नाही, ख्रिश्चन महिलेला नाही, आदिवासी बौद्ध महिलेला नाही, भारतीय महिलेला। ती त्याच कायद्याच्या अनुषंगाने सुप्रीम कोर्टात गेली। सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की तूने मेहर की रकम दी, कितनी दी? 50,000 लाख रुपये, इसमें उसकी जिंदगी नहीं चलती। तूने इस्लामिक कानून में लिख दिया होगा कि मेहर की रकम मैंने अदा कर दी। ये जो आई है मेरे सामने, ये मुस्लिम बनकर नहीं आई है, ये भारत की महिला बनकर आई है, और इसके लिए कानून है कि उसका अगर तलाक हो जाए तो उसकी पोडगी उसके मियां को देना पड़ेगा, चाहे मियां मुसलमान हो, रामटेके हो, कुरैशी हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हो। बेहतर कानून था, स्वागत करेंगे इस कानून का, बिल्कुल स्वागत करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने स्वागता योग्य निर्णय दिया। शाहबानों को महिला करके, भारतीय महिला करके गुजारी भत्ता देने का आदेश कोर्ट ने दे दिया। राजनीति की हरामखोरी क्या है? काय हरामखोरीपणा झाली त्यावेळेस? 1988 मध्ये हा केस येतो, 5 वर्षानंतर 2-3 वर्षानंतर निकाल येतो। सुप्रीम कोर्ट म्हणतो कि शाहबानों को पोडगी देना बिल्कुल जायज है, क्योंकि वो भारत की महिला है, और आर्टिकल 25 के तहत हर तलाक लेने वाले महिला को गुजारा भत्ता देना जरूरी है। राजीव गांधी सत्तेवर होते हैं। मुस्लिम मुल्लाओं ने, मुस्लिम लोगों के, धार्मिक लोगों ने आंदोलन चलाया। कौन सा? ये हमारे शरीयत के कानून में दखल अंदाजी है, हम इसे सहन नहीं करेंगे।
क्योंकि शरीयत के तहत उसने तलाक दी हुई औरत को कंपनसेशन दे दिया, अब हम ये कानून नहीं मानेंगे। वर्तमान में समान नागरिक कानून लाते हुए ये जो पर्सनल लॉ को बार बार आगे करते हैं, क्या उसे वैसा ही रखकर आर्टिकल 25 के तहत हर महिला को न्याय देने वाले कानून को इंपोज कर सकते हो? कर सकते हो? करना पड़ेगा, तभी समान नागरिक कानून आएगा, वरना झक मार लो समान नागरिक कानून आ नहीं सकता है। किसका कानून बदलोगे? जैनों का बदलोगे, ईसाइयों का बदलोगे, पारसियों का बदलोगे? शेड्यूल 5 में आदिवासियों के आप कानून को तो हाथ भी नहीं लगा सकते। ये जो समान नागरिक कानून की बात आई वो कहां से आई? मुसलमान महिला गई, आदिवासी महिला गई दिल्ली के हाई कोर्ट में। क्या केस है? एका हिंदू नवऱ्यानं, एक हिंदू आदमी ने अपने औरत को तलाक देने के लिए सेशन कोर्ट में केस डाली। औरत खड़ी हुई, बोले ये तलाक नहीं दे सकता है। क्या केस है? अभी जो समान नागरिक कानून की जो बात उठी है ना, वो ये दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, जो आदेश दिया है, तब से ये बात उठी अभी अभी। वो केस क्या है? सेशन कोर्ट में यह औरत खड़ी हो गई और बोली कि ये हिंदू आदमी मुझे घटस्फोट नहीं दे सकता और न्यायालय भी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि बोले मैं आदिवासी मीना जमाती की हूं, और ये जो आदमी है ये भी मीनाई जाति का है। हमने हिंदू एक्ट के तहत शादी की होंगी, लेकिन तलाक देने का हमारे मीना जाति में पद्धति नहीं है, और उसके लिए हमें प्रोटेक्शन है। ये देखिए, सेशन कोर्ट ने कहा की भाऊ माफ कर रे बाबा, मीना देऊ शकत तुला तलाक. तुझ्या बायकोनं जे जज इथं आर्ग्युमेंट केलेलं आहे, तेरे औरत ने जो आर्गुमेंट किया है वो सही है, भलाई हिंदू तरीके से तूने शादी की हो, लेकिन मैं तलाक नहीं दे सकता क्योंकि मुझे वो पावर ही नहीं है. मीना जाति को प्रोटेक्ट किया गया है, इस कानून से बाहर नहीं दे सकता बोले तलाक. बेचारा क्या करे वो आदमी, वो गया हाई कोर्ट में. हाई कोर्ट ने बोला मैं भी मजबूर हूं, दे नहीं सकता, एक काम करो समान कानून बनाओ. ये अभी जो अमित शाह जी, उनकी पूरी टीम, पूरे विश्व हिंदू परिषद, पूरे आरएसएस समान नागरिक कानून की जो दोबारा बात उठा रहे हैं, वो ये मीना केस से उठ रही है. तो कहां बनना चाहिए समान नागरिक कानून और कैसे बनना चाहिए? समान नागरिक कानून क्रिमिनल लॉ में है. 1951 में जमींदारी कानून पास हुआ. कौन सा कानून? जमींदारी कानून. मुसलमानों ने विरोध नहीं किया, हिंदुओं ने विरोध नहीं किया, मस्त बहुमत से पारित करवा लिया. क्या है जमींदारी कानून जो अभी तक है? चेंज करोगे उसे? जमींदारी कानून के तहत जमींदारी में आई हुई जितनी भी जमीनें हैं उसका अधिकार औरत को या बेटी को नहीं होता है. नहीं, तुम्हारे में दिमाग में एक ही समान नागरिक कायदा मुसलमाने करके लागू नहीं होता है. म्हणजे मुसलमानांच्या 4 पत्न्या करण्याचा कानून खारिज करणं म्हणजे समान नागरिक कायदा? हा तुमच्या डोक्यात कोंबला जातो. अरे जमींदारी कानून है जिसके तहत जमींदारी से आए हुए जितने भी जमीनें हैं, चाहे वो मराठा हो, राजपूत हो, ठाकुर हो, देशमुख हो, नवाबजादे हो, इनके जमीनों में औरत को और बेटी को हक नहीं रहता, सिर्फ बेटे को रहता है. वो जमींदारी कानून अब भी मौजूद है. इसका विरोध नहीं किया. जब ये आया तब मुसलमानों ने नहीं बोला कि नहीं शरीयत में तो स्त्री को बराबर का अधिकार दिया गया है, ये हम मंजूर नहीं करते. नहीं, मुसलमानों ने भी ठप्पा मारा, हिंदुओं ने भी मारा और जमींदारी कानून पास कर लिया, क्योंकि जमींदारी कानून से तुम्हें और तुम्हें खारिज कर दिया गया है. क्या करोगे? संयुक्त हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी लॉ जो है उसमें क्या है? वो टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी मर जाएंगे लेकिन वो हटने नहीं देंगे. 2014 से 2090 तक आप चले जाइए. 90 में या 82 से 90 तक इस देश में एक
बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है जो फूले शाहू अंबेडकर की जय करते हुए उभरा था। क्या है उस आंदोलन का नाम? मंडल आयोग का आंदोलन। और आप देख रहे हैं कि यहां की सनातनी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था, भांडवलवादी व्यवस्था और सत्ता में पूरी फैमिली की फैमिली मनुवादी व्यवस्था को लेकर चलने वाली राजनीति में चलती है। ये लोग पहचान गए कि आजादी के बाद तक फूले शाहू अंबेडकर को हम 80-82 तक रोक कर रखे थे। मंडल आयोग ने संपत्ति और सत्ता के विकेंद्रीकरण का मार्ग प्रस्तुत कर दिया है। और आप देखेंगे कि ओबीसी के सबसे ज्यादा नेता मंडल आयोग में कूदे हुए थे और ओबीसी समाज को जो पहचान कभी नहीं मिली थी वो पहचान पहली बार भारतीय राजनीति में मंडल आयोग ने खड़ा कर दिया। और मंडल आयोग के बुनियाद में ओबीसी नहीं, दलित आंदोलन थे। अगर इस देश में दलित आंदोलन नहीं होते, मैं दलित आंदोलन ये इस्तेमाल कर रहा हूं लफ्ज क्योंकि उस वक्त दलित आंदोलन की ही टर्मिनोलॉजी चलती थी। अगर दलित आंदोलन इस देश में ना होते तो मंडल आयोग नहीं आता, ओबीसी को न्याय देने की परिभाषा नहीं चलती। ये खतरा पहली बार भारत की समग्र व्यवस्था ने पहचाना और इसकी काट निकालने की योजना की गई। और 82 से 83 तक कार सेवक और मंडल आयोग का अगेंस्ट में कमंडल को लाया गया और पूरे जन आंदोलन को, फूले शाहू अंबेडकर के आंदोलन को पीछे हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। क्योंकि वो जानते थे इस आंदोलन को नहीं हटाए और 90 के दशक में अगर ये आंदोलन सफल होता है तो देश की राजनीति मुट्ठी भर लोगों के हाथ से निकल जाएगी, पूंजीपतियों के हाथ से निकल जाएगी। पूरे क्या पूरे राम मंदिर के आंदोलन को इस देश के 100% ऊंचे हिंदू इंडस्ट्रियलिस्ट घरानों ने फाइनेंस किया है। इसका अगर रिकॉर्ड देख लेना होगा तो एक किताब आई है, उस किताब का नाम है हिंदुत्वाचा पाऊल खुना, वो पढ़ लेना। उसमें किसने कितना फाइनेंस दिया और मुझे तो ताज्जुब लगा कि उसमें बिड़ला भी शामिल है, गोदरेज भी शामिल है, जैन भी शामिल है, टाटा भी शामिल है। भुट्टे भुनना इतना आसान है ये लड़ाई? किसने किसने फाइनेंस किया? लिस्ट दी है घरानों की, पढ़िए तो व्यवस्था से संघर्ष कितना कठिन है यह समझ में आएगा। इस देश के सभी फाइनेंस हिंदू घरानों ने राम मंदिर के आंदोलन को फाइनेंस किया। केवल देश में नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर से फाइनेंस हुआ। क्यों? क्योंकि एक इनकी व्यवस्था के सामने फूले शाहू अंबेडकर के नाम लेने वाले लोगों ने चैलेंज खड़ा कर दिया था। हुआ क्या? 92 में पहला नरसंहार गुजरात में मोदी ने करवाया और पूरे क्या पूरे जन आंदोलन को डराने में कामयाब रहा। 3 सतह पर प्रयोग किया गया गुजरात में। एक, क्या स्टेट मिनिस्ट्री को, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को धार्मिक प्रभाव में लाकर एक तरफ झुकाया जा सकता है? क्या न्याय व्यवस्था को भी डराया जा सकता है? ये तीनों प्रयोग सफल हुए उनके। गुजरात में तीनों प्रयोग सफल हुए। केवल एक आदमी खड़ा हुआ, भट्ट आईपीएस, अभी तक जेल से बाहर नहीं निकला। कितने लोगों को मारा? जकिया जाफरी की पहली आवाज थी महिलाओं के लिए, जकिया जाफरी की, कि असली खतरा अब आया है। जकिया जाफरी आय विटनेस है उसके पति को जिंदा मारने के उस करतूत की। मर गई, लेकिन सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इंसाफ नहीं दे सका। व्यवस्था सफल हो गई कि हम किसी भी चीज को कोर्ट में भी रोक सकते हैं, मर जाएगा लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा। इतनी पकड़ एडमिनिस्ट्रेशन पे, इतनी पकड़ जुडिशियरी पे यह व्यवस्था करने में कामयाब हो गई। अब चैलेंज क्या है? चैलेंज यह है कि एक नया 2014 के बाद में सर्किट चला। क्या सर्किट है वो सर्किट यह है, 2014 में संपत्ति का संचयीकरण और श्रमिक समाज का निर्माण, ये दो बातों पे कंसंट्रेट हुआ आरएसएस, और ये दो बातों की थ्योरी आगे बढ़ाई गई। कैसे? वो थोड़े से मैं आपको समझाऊंगा। मंडल आयोग के पीछे, जैसे राम मंदिर के पीछे
बड़े बड़े हिंदू इंडस्ट्रियलिस्ट बैठते थे, वैसे ही मंडल आयोग के पीछे ओबीसी हिंदू के राजनेता ने भी फाइनेंस किया था। मंडल आयोग के वक्त में लालू प्रसाद से लेकर मुलायम सिंह यादव से लेकर इधर तक पूरा, ममता बनर्जी भी उस वक्त में थी, उतनी पावरफुल नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने मंडल आयोग के आंदोलन को फाइनेंस किया था। तब आरएसएस के ध्यान में आया कि कल परसों और ऐसा आंदोलन उभरेगा तो यही ओबीसी के लोग इन्हें फाइनेंस दे सकते हैं, तो इस फाइनेंस की धारा को रोको, षड्यंत्र को ढंग से समझ लीजिए, इस फाइनेंस की धारा को कटाप करो, और इसके लिए सबसे पहले सत्ता पर हावी हो। सत्ता पे हावी होते ही इकोनॉमिक्स को सेंट्रलाइज करने का प्रोजेक्ट आरएसएस ने जो दिया था उसको इंप्लीमेंट करना मोदी सरकार ने किया। कैसे किया? विकास। और विकास के मॉडल पे क्या लाया? विकास पे मॉडल पे देश के पूरी इकोनॉमी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में इनकम टैक्स जीएसटी के माध्यम से कलेक्ट होता है, अलग अलग टैक्स के माध्यम से कलेक्ट होता है, जिसके बेनिफिशियरीज इस देश का 45 करोड़ ये दुर्बल घटक होता है, और बचा हुआ 30 करोड़ ये मध्यम वर्ग इसका बेनिफिशियरी होता है। इन योजनाओं को कट करके यहां का पैसा पुल निर्माण, सड़क निर्माण, डेड अकाउंट की तरफ बढ़ाया गया है।